हेलो एवरीवन, नमस्कार। मैं मुकेश कटारे, आप सभी का स्वागत है अनअकैडमी पर। दोस्तों, पिछली बार हमने लेक्चर जो इकोनॉमिक्स के थे, मुख्य परीक्षा में कैसे उनकी आंसर राइटिंग की जाए उसको समझा था। आज उसी से संबंधित एक टॉपिक है। ये टॉपिक प्रीलिम्स और मेंस दोनों में काम आ सकता है। दोनों में अगर पूछा जाएगा तो हम इसको कैसे कर पाएंगे, इसकी पूरी इन्फॉर्मेशन आपको इसमें मिलेगी। मुद्रास्फीति, इन्फ्लेशन क्या होता है, किताबों में बहुत कुछ आपको पढ़ने को मिलता है, लेकिन ये वो कंसेप्ट है जो समझ में कम आता है। तो मैं उस तरीके से आपको समझाने की कोशिश करूंगा जिससे कि आपको आसानी से ये समझ में आ जाए। मुद्रास्फीति को हम डायरेक्टली रिलेट करते हैं किससे? महंगाई से। मैं एक उदाहरण लेता हूं। माना कि कोई दुकान है जहां पर 10 लीटर पानी की बोतल मंगाई जाती है। एक पानी की बोतल एक व्यक्ति खरीद लेता है और वहां पर 10 लोग हैं। एक व्यक्ति 1 लीटर पानी की बोतल परचेज कर लेता है। उसका एवरेज जो कीमत रखी गई है 20 रुपये फिक्स हो गया। यानी ये एक दुकान जो प्रतिदिन 10 लीटर पानी की बोतल मंगाता है, 10 लोग पानी की बोतल को परचेज कर लेते हैं। कोई भी उदाहरण ले सकते हैं। अब माना कि बाहर से 2 लोग और आ जाते हैं, गेस्ट आ गए हों किसी के यहाँ। पानी तो एसेंशियल चीज़ है, बिना उसके काम नहीं चलेगा, लेकिन दुकानदार अभी भी 10 ही पानी की बोतल मंगाता है। उसने अपनी ये जो सप्लाई है उसको नहीं बढ़ाया। नेक्स्ट फिर से 2 लोग और आ जाते हैं। दुकानदार अभी भी उतनी ही पानी की बोतल मंगाता है। फिर अगली बार 2 लोग और आ जाते हैं। दुकानदार फिर भी उतना ही सामान उसको मिलता है। अब ऐसी कंडीशन में आप सोच के देखो, यदि आपकी शॉप होती, बाहर एक्स्ट्रा कस्टमर खड़े होते, आपके यहाँ जो सामान है उसकी डिमांड ज़्यादा है, तब क्या ऐसी स्थिति में वह सामान आप पुरानी रेट पर ही सेल करते रहेंगे? जो 20 रुपए में देते थे उसका प्राइस बढ़ा दिया जाएगा, 25 रुपए कर देंगे, 30 कर देंगे, 35 कर देंगे। नेचुरल है, प्राकृतिक है, सप्लाई कम है, डिमांड ज़्यादा है तो उसकी कीमत बढ़ा दो। तो ये जो कीमत बढ़ाई, इसी को हम बोलते हैं महंगाई, और इसी को कह सकते हैं क्या? इन्फ्लेशन, मुद्रास्फीति। पानी जो 1 लीटर था, तो 1 लीटर पानी माना कि इतना उसका आयतन है, इतना स्पेस कवर करता है। उसके लिए जो आप पेमेंट करते थे 20 रुपए का, सपोज दैट कि वह इतना स्पेस कवर करता है। नेक्स्ट टाइम उसके लिए आप 5 रुपए एक्स्ट्रा देते थे। नेक्स्ट टाइम फिर 5 रुपए आप एक्स्ट्रा देते थे। अगली बार फिर 5 रुपए एक्स्ट्रा देते हैं। तो इस वस्तु की तुलना में जो मुद्रा है उसकी वैल्यू कम हो गई। मुद्राएं ज़्यादा देनी पड़ रही हैं मगर उसकी वैल्यू कम हो गई, राइट? और जब ऐसा हर चीज़ में होने लगे, पानी तो एक उदाहरण था, सब्जियों के दाम, कपड़े के दाम, वस्तुओं के दाम, आयरन एंड स्टील के दाम, सारे सामान जब महंगे हो जाएं तो इसे हम कहते हैं इन्फ्लेशन, मुद्रास्फीति। अब इसकी कर सकते हैं परिभाषा। मूल्य स्तरों में होने वाली सतत वृद्धि मुद्रास्फीति कहते हैं। मूल्य स्तर जिसे हम प्राइस राइज, जनरल प्राइस राइज, है ना, कि सभी के दाम बढ़ जाते हैं, तो इसे मुद्रास्फीति, इन्फ्लेशन के नाम से जानता है। फैल जाना, स्फीति हो जाना, और इसको महंगाई से रिलेट करता है। ओके, मुद्रास्फीति का मतलब ही हो जाता है कि आप जो सामान खरीदेंगे उसकी तुलना में पहले से ज़्यादा कीमत चुकाओगे। और अगर इसका उल्टा हो जाए, यानी सामान सस्ता हो जाए, तो इसे हम मुद्रास्फीति की दर में कमी भी कह सकते हैं और इसे मुद्रा अस्फीति भी कह सकते हैं। ठीक ऐसे समझो कि पहले जो सामान 100 रुपए में आप लाते थे, अब आपको 100 रुपए से कहीं ज़्यादा पैसे चुकाने पड़ते हैं। तो दूसरे शब्दों में इसको हम कह सकते हैं कि मुद्रा का अवमूल्यन हो गया। स्पष्ट है? किसी एक वस्तु का प्राइस बढ़ जाए तो उसे मुद्रास्फीति नहीं कहते हैं। जैसे पर्टिकुलर किसी ब्रांड के फ़ोन खरीदो तो लाखों रुपए देना पड़ता है, 500 रुपए में भी मोबाइल आ जाता है। तो अगर किसी एक वस्तु के प्राइस बढ़ते हैं तो वो मुद्रास्फीति, इन्फ्लेशन नहीं है, जनरल प्राइस राइज, जब सामान्यतः सभी वस्तुओं के मूल्यों में वृद्धि हो जाए। ठीक, कारण क्या है भाई? अगर आपसे पूछा जाएगा कि आखिर इन्फ्लेशन हुआ क्यों, तो इसके होते हैं 2 कारण। नंबर 1,
जिसे कहते हैं मांग जन्य मुद्रास्फीति, डिमांड पुल इन्फ्लेशन। डिमांड पुल इन्फ्लेशन का अर्थ जो यहाँ दिखाई दे रहा था कि लगातार डिमांड बढ़ रही है लेकिन सप्लाई नहीं बढ़ाई गई और इस वजह से कीमत बढ़ी हुई थी, तो इसे कहते हैं डिमांड के कारण होने वाली मुद्रास्फीति। ग्राफ पर यहाँ पर जैसे डिमांड ऊपर की ओर जाती है तो इसने इन्फ्लेशन को क्या कर लिया, पुल कर लिया, खींच लिया, यानी इसकी वजह से महंगाई हो जाती है, तो इसे कहते हैं डिमांड पुल इन्फ्लेशन। ठीक, डिमांड पुल इन्फ्लेशन को एक तो डिमांड के बढ़ने की वजह से भी, दूसरा सप्लाई यदि घटाई जाती है, आपूर्ति में कमी हो जाती है तो भी यही काम करेगा। क्लियर है ना ये बात? ठीक, एक फैक्टर ये हो जाता है। दूसरा कारण क्या होता है? तो दूसरे नंबर का कारण, सेकंड नंबर, इसे कहते हैं लागत जन्य मुद्रास्फीति। इंग्लिश में बोलते हैं कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन। डिमांड के साथ पुल वर्ड लगाया गया था, कॉस्ट के साथ यहाँ पुश। कॉस्ट का मतलब होता है लागत। अगर हमने पानी की बोतल का एग्जाम्पल लिया था कि 1 लीटर पानी की बोतल मार्केट में 20 रुपए की आती है, अब 1 लीटर पानी की बोतल को बनाने में लागत कितनी आती है? माना कि वह 15 रुपए में बन के तैयार हो जाती है और 5 रुपए उस पर वो अपना प्रॉफिट, तो ओवरऑल 20 रुपए चार्ज करता है। अगर इलेक्ट्रिसिटी का प्राइस बढ़ जाए, डीजल पेट्रोल के दाम बढ़ जाएं तो उसका भाड़ा बढ़ जाएगा, लेबर अपनी सैलरी बढ़ा दे तो ओवरऑल उसकी लागत 20 रुपए पड़ी और 5 रुपए वो अपना प्रॉफिट जोड़ेगा, तो भी तो ये 25 रुपए हो गया। ऐसा लगातार, तो इसकी वजह से भी तो चीज़ों के प्राइस बढ़ रहे हैं। तो ये क्या हुआ? कॉस्ट, लागत में वृद्धि हुई। यानी लागत ने क्या किया, अगर हम इसको ग्राफ पर रिप्रेजेंट करें तो लागत बढ़ी तो उसने धकेल दिया, पुश कर दिया, राइट? तो इसे कहते हैं कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन। अब आपसे पूछा जाए कि बताओ इन्फ्लेशन कौन सा अच्छा होता है? 2 बताए थे, एक डिमांड वाला और एक लागत वाला। तो अच्छा इन्फ्लेशन माना जाता है डिमांड वाला। कारण है, डिमांड है, इसको समझना बिल्कुल सिंपल साइंस है कि अगर किसी भी वस्तु या सेवा की डिमांड है, मांग है, तो क्या किया जाएगा? उसकी आपूर्ति पर ध्यान दिया जाएगा। सप्लाई साइड बढ़ा दो, और सप्लाई साइड बढ़ाने के लिए क्या करेंगे? इन्वेस्टमेंट करो, निवेश करो, नए कारखाने लगाओ। नए कारखाने लगने से क्या होगा? लोगों को रोजगार मिलेगा, और यही तो हम चाहते हैं, रोजगार मिलेगा तो अर्थव्यवस्था में ग्रोथ होगी। मीन्स कहाँ से चला ये फैक्टर? डिमांड से चला ना, कि मांग अच्छी चीज़ है। और लागत खराब क्यों है? अरे लागत में डिमांड नहीं बढ़ रही थी, यहाँ तो लागत की वजह से सीधी चीज़ें महंगी होती है। तो निवेश कहाँ हुआ? यहाँ पर निवेश नहीं होगा तो लोगों को रोजगार कहाँ से मिलेगा? इसलिए डिमांड पुल इन्फ्लेशन ये अच्छा माना जाता है, कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन खराब माना जाता है। इन्फ्लेशन का अर्थ एक तरीके से ये भी निकालो कि ये गारंटी प्रोवाइड करता है, गारंटी देता है किस बात की? सामान के सेल होने की। डिमांड है तो स्वाभाविक है कोई भी खरीद ले जाएगा ना। तो 2 तरीके हुए, क्लियर हो गया। आपसे अगर पूछा जाए कि इसके टाइप और बता दो इन्फ्लेशन के, तो मैं अगला टाइप पर फोकस करूं, उसके पहले अनअकैडमी प्लस ज्वाइन करने के बारे में बता दूं। यहाँ पर सिस्टमेटिक रेगुलरिटी से क्लास रहती है। रेफरल कोड मुकेश लाइव या मुकेश कटारे यूज कर सकते हैं। फ्री टेस्ट सीरीज, उनका बेनिफिट ले सकते हैं। मेरी क्लास अभी एथिक्स की चल रही है, शाम को 4 बजे। 1 जुलाई से यहाँ पर जो 2020 की परीक्षा है उसमें पेपर 2B जो है ये मैं स्टार्ट करूँगा। 12 जुलाई से यहाँ पर स्टार्ट होगा पॉलिटी, तो उसका आप बेनिफिट ले सकते हैं। मात्र 17 रुपये प्रतिदिन के खर्च पर आप भारत के टॉप एजुकेटर की क्लास घर में बैठ करके देख सकते हैं। लाइव डाउट क्लियरिंग सेशन चलता है, EMI का ऑप्शन भी मिल जाता है। यहाँ MPPSC की चैम्पियनशिप, इसके 4 टेस्ट, आज टेस्ट है, एनरोल करा लें। अगले टेस्ट के लिए एनरोलमेंट करा लें, इसका लिंक जो है एनरोलमेंट का डिस्क्रिप्शन में दिया रहता है। अनअकैडमी प्लस में 1 मंथ से लेकर 2 साल तक का सब्सक्रिप्शन अवेलेबल रहता है। 1 साल का फीस 7,000 रुपये
और ये जब फीस पे करते हैं तो आपको यहाँ ये रेफरल कोड लिखना पड़ता है, मुकेश लाइव या मुकेश कटारे, तो हर फीस में 10% डिस्काउंट। तो उसमें जो पढ़ाया जाता है वो PDF आप डाउनलोड कर पाते हैं। टाइप्स ऑफ इन्फ्लेशन, मुद्रास्फीति के प्रकार, तो दो प्रकार से हम इसको समझते हैं। जीएस के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ेंगे इसको, हम अकाउंट सीए की तरह पढ़ेंगे तो कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। एक होता है लो इन्फ्लेशन, या इसे हम कह सकते हैं सरकती हुई मुद्रास्फीति, क्रीपिंग इन्फ्लेशन भी इसे कहते हैं, है ना। दूसरा आता है जिसे कहते हैं गैलपिंग या उछलती हुई मुद्रास्फीति। तो ये क्या है, ये सिंपल सी बात है कि माना कि इन्फ्लेशन में जो डाटा होते हैं वो मंथली निकाले जाते हैं, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, यहाँ पर 3% थी, अगली बार 3.25 हो गया, फिर 3.50 हो गया, राइट, यहाँ 4 हो गया, तो ये गैप जो है बहुत कम है। दूसरी तरफ 3 थी, फिर 5 हो गया, फिर 7 हो गया, तो ये गैप ज़्यादा है। तो दूसरे वाले को बोलते हैं उछलती हुई और इसको कहते हैं सरकती हुई मुद्रास्फीति। टाइप सिर्फ हम दो प्रकार से। इसके अलावा भी मुद्रास्फीति के कुछ टाइप होते हैं, उनसे कोई क्वेश्चन पूछा जा सकता है। जैसे एक आता है जिसे कहते हैं बॉटल नेक इन्फ्लेशन। बॉटल यानी कि जो नॉर्मल बॉटल रहती है उसकी जो गर्दन पतली सी होती है, तो ये ऐसी सिचुएशन भी बनती है कि हुआ क्या कि डिमांड में तो कोई चेंज नहीं आया, लेकिन सप्लाई किसी कारण से अचानक से गिर जाए तो भी तो चीज़ों के दाम बढ़ जाते हैं ना। सप्लाई में अचानक बहुत कमी हो जाए, हो सकता है कर्फ्यू लगा हो, लॉकडाउन हो, तो उस वजह से जो दाम आता है उसे हम बॉटल नेक इन्फ्लेशन के नाम से जानते हैं। ठीक इसी प्रकार से एक वर्ड और यूज किया गया, कोर इन्फ्लेशन, 2001 के बजट में। तो ऊर्जा और खाने पीने के सामानों को छोड़कर अन्य वस्तुओं की जो मुद्रास्फीति होती है उसे कोर इन्फ्लेशन कहते हैं। इन्फ्लेशन का उल्टा जो है उसे डिफ्लेशन कहते हैं या डिसइन्फ्लेशन कहते हैं। 10 लीटर पानी की बोतल मंगाते हैं, 10 लोग थे खरीदने वाले, 20 रुपए से शुरू किया था, 2 लोग बाहर चले गए, पानी की बोतल अगले दिन भी 10 आई, नेक्स्ट 2 लोग रिश्तेदारी में चले गए, गुजर गए, संख्या घट के कम रह गई, ये अभी भी पानी की बोतल 10 ही मंगाता है। अब पानी पैकेज वाटर है, उस पर एक्सपायरी डेट भी है, कुछ समय बाद खराब हो जाएगा, तो कौन दुकानदार चाहेगा कि मेरा पानी खराब हो जाए, मेरा सामान खराब हो जाए, तो वो ऑफर देगा, अपना प्रॉफिट कम करने लगेगा, 20 रुपये की जगह 18 रुपये, 15 रुपये उधार देने लगेगा, बाई 1 गेट 1 फ्री का। तो यहाँ वस्तु की तुलना में मुद्रा हमें कम देनी पड़ती है, तो इसे क्या कहते हैं, इसे डिसइन्फ्लेशन या डिफ्लेशन भी कहते हैं। ठीक, ये स्थिति ये हो जाती है। अब आते हैं कि इन्फ्लेशन को हम काउंट कैसे करते हैं, इसका तरीका क्या है इन्फ्लेशन को काउंट करने का। तो दोनों तरीके, नए और पुराने, दोनों पर बात करते हैं। भारत में पहले मुद्रास्फीति की गणना की जाती थी WPI, होलसेल प्राइस इंडेक्स, यानी थोक उपभोक्ता मूल्य सूचकांक। इसके लिए पहले 435 वस्तुओं की लिस्ट, जिन्हें मद या आइटम कहते थे, फिर बाद में इसमें संशोधन किया गया और इसमें कई सारी नई चीज़ें जोड़ी गई और वो चीज़ें हटा दी जो हम प्रयोग में नहीं लाते थे, जैसे VCR, VCB, टाइपराइटर। ठीक, आधार वर्ष 2011-12 रखा गया, तो इसमें प्राइमरी गुड्स इनकी संख्या 102 थी, फ्यूल एंड एनर्जी 19, मैन्युफैक्चरिंग गुड 555, और इनको वेटेज दिया जाता है, इनका टोटल करोगे तो 100 हो जाता है। ये पैरामीटर छोड़ दिया, कुछ दिन यूज हुआ, उसके बाद इसको बंद कर दिया। एक और होता है काउंटिंग करने के लिए, जिसे हम CPI कहते हैं, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, यानी उपभोक्ता मूल्य सूचकांक। थोक मार्केट में जो सामान खरीदा जाता है वहां से डाटा कलेक्ट करेंगे, और उपभोक्ता मूल्य सूचकांक में कंज्यूमर जो खरीदता है वो डाटा कलेक्ट करेंगे। इसमें 4 कैटेगरी बनाई गई, राइट। कौन कौन सी 4 कैटेगरी बनाई गई, तो यहाँ पर आप देखोगे एक लिखा है CPI IW, इसका मतलब होता है इंडस्ट्रियल वर्कर, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स फॉर औद्योगिक श्रमिक। 260 वस्तुएं रखी थी, आधार वर्ष 2001 रखा था, 1 महीने का लैग होता है,
दूसरा सीपीआई एक और बनाया जिसे यूएनएमई कहते हैं, अर्बन नॉन मैनुअल एम्प्लॉय। इसमें 146 से लेकर 365 वस्तुएं बेस ईयर इसका 1984 से 85 रखा गया, 2 सप्ताह का लैग रहता है। तीसरा था सीपीआई एएल एग्रीकल्चरल लेबर, कृषि से संबंधित जो मजदूर होते हैं उनके बारे में बेस ईयर ये था, इतने 600 गांव से आंकड़े जुटाए जाते हैं। फिर सीपीआई आरएल यानी कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स रूरल लेबर, ग्रामीण क्षेत्र में काम करने वाले मजदूर, कृषि वाले अलग होते हैं वो, ये दोनों छोड़ दिए, सीपीआई भी छोड़ दिया ये वाला और डब्ल्यूपीआई भी छोड़ दिया। अब नया फॉर्मूला लॉन्च किया सन 2011 से, अब सिर्फ सीपीआई पे, और वो भी सीपीआई रिवाइज्ड होकर के बनाया है। तो वो सीपीआई कौन सा है, वो ये वाला है। इसमें ग्रामीण क्षेत्र का सीपीआई निकालते हैं, शहरी क्षेत्र का निकालते हैं और दोनों को मिलाकर कंबाइंड निकाल देते हैं, है ना। तो रटने की जरूरत नहीं, सिर्फ पढ़ना भर है, बाकी कुछ काम नहीं आएगा। जैसे इसमें खाद्य और पेय पदार्थ, तो ग्रामीण क्षेत्र में उसको इतना भार दिया, वेटेज दिया, अर्बन क्षेत्र में इतना दिया और कंबाइंड इतना हो जाता है। फिर चाय, तंबाकू, नशीले पदार्थ को अलग अलग, है ना, फुटवेयर, वस्त्र, इनको दिया। ये वेटेज कैसे देते हैं, तो वेटेज का मतलब होता है कि कुछ चीज़ें हम डेली खरीदने जाते हैं, सब्जियां हमें डेली चाहिए, एक दिन छोड़ के चाहिए। कुछ चीज़ें हम महीने में, 2 महीने में, 4 महीने में खरीदने जाते हैं, जैसे जूते हैं, कपड़े हैं, रोज तो नहीं लेते ना। कुछ हम साल 2 साल में खरीदते हैं, कार है, बाइक है। तो ऐसे अलग अलग चीज़ों को वेटेज दिया जाता है और इस हिसाब से गणना की जाती है। इससे सीपीआई की गणना होती है, मतलब महंगाई की, इन्फ्लेशन की गणना होती है। राइट, ये हो गया क्लियर। अब अगला इसके हम प्रभाव समझेंगे। मतलब मुद्रास्फीति से हमारे अर्थव्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ता है, अलग अलग कंडीशन, इनकम पर क्या प्रभाव पड़ेगा, बैंक से लोन लेने जाएं तब क्या प्रभाव पड़ेगा, ये अगले वीडियो में। सो वीडियो लाइक कर दें, कोई क्वेश्चन है कमेंट कर दें और अनअकैडमी प्लस ज्वाइन करें, रेफरल कोड मुकेश लाइव रहेगा, इसका यूज करें। थैंक यू।